हेलो स्टूडेंट्स, सेवरी केमिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको यूनिट नंबर 3 की 2 वीडियोज भेज चुके हैं। आज थर्ड पार्ट की अपन शुरुआत करेंगे। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। बहुत सारी कंडक्टिविटी अपने सिलेबस में है। फिजिक्स में भी आपको कंडक्टिविटी पढ़ना होगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लेकिन इन सबसे पहले इन जो तीनों टाइप अभी आपको बताए उसका जो मेन पार्ट है, जिसकी शुरुआत जो होती है, व्हाट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होती क्या है, और कंडक्टिविटी तो आपको बता दी थी उस दिन। किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना, उसको आप क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना, उसको आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वे सब्सटेंस जो अपनी मॉल्टन स्टेट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करें, मतलब जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के डिफरेंट प्लेट्स पर माइग्रेशन से जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी, उसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के लिए हमें एक बीकर लेना होगा। उस बीकर में हमने बीकर लिया। उस बीकर में हमने माना कि वाटर भर लिया। वाटर भरने के बाद इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट डालते ही किसमें कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। अब हमने इसमें 2 रॉड डाली, एक कैथोड और एक एनोड, और दोनों रॉड का रिलेशन यदि आपने बैटरी से कर दिया तो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव आयंस पॉजिटिव प्लेट की तरफ माइग्रेट होंगे, यानी आयंस का माइग्रेशन पूरे सॉल्यूशन में इधर उधर शुरू हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। अगर आपने इसमें NaCl सॉलिड स्टेट में डाला है, नमक सॉलिड स्टेट में तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करेगा, लेकिन नमक को जब आप वाटर में डाल के डिजोल्व कर देंगे तो उसके डिजोल्व होने से उसका जो साल्ट है वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे। इस कंडक्टिविटी को बोलते हैं आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो इसकी एक पहले आप डेफिनेशन देखिए। फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना, उसको बोलेंगे आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। इन दिस कंडक्टिविटी द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के थ्रू ये मूवमेंट पूरा होगा। इस कंडक्टिविटी को आप बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। कंडक्टिविटी को हमने रिप्रेजेंट किया यहां पर कैपिटल C, और C इक्वल टू होगा 1/R। R यहां पर क्या है, रेसिस्टेंस, C क्या है, कंडक्टिविटी। अब हम इतना तो समझ सकते हैं कि कंडक्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। कंडक्टिविटी फ्लो हो रही है तो उसको रोकने की कोशिश जो करता है उसको कहते हैं रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस के अपोजिट वर्क कौन करती है, कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल को आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को आप बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। C इक्वल टू 1/R। ये हमारे पास पूरी डेफिनेशन, और C इक्वल टू 1/R, क्योंकि कंडक्टिविटी रेसिस्टेंस के हमेशा क्या होगी, अपोजिट। अब यदि आप कंडक्टिविटी की यूनिट निकालने की कोशिश करें तो C इक्वल टू 1। R की यूनिट आपको हमने इसके पहले वीडियो में बताई थी। R की यूनिट होती है ओम। अगर आप R की यूनिट यहां पर क्या रख दें, ओम, तो फिर अब आप इसको C की जो यूनिट आएगी कंडक्टिविटी की, वो हो जाएगी हमारे पास ओम इनवर्स, यानी कंडक्टिविटी की जो यूनिट होगी वो होगी ओम इनवर्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, उसको पूरा समझने के बाद, जैसे आपने यहां पर पूरी डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को सॉल्यूशन में समझ लिया, कंडक्टिविटी और उसकी यूनिट। इसके बाद इस यूनिट में सबसे इंपोर्टेंट, मतलब इस क्वेश्चन में अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो जानना इंपोर्टेंट है, और फैक्टर्स को अब मैं आपको एक एक से कंटिन्यू बता रहा हूं। देखते चलिए फैक्टर्स को। इसको मैं यहां से हटा के कंटिन्यू रख रहा हूं। देखिए अब आप चलते हैं
फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे? तो पहला फैक्टर हमने दिया है कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जितने सॉल्यूशन में फ्री होंगे वो कंडक्टिविटी में अपना उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे। वे सारे फैक्टर्स जो आयंस को फ्लो होने में, आयंस को फ्री होने में जो अफेक्ट करें, उन सभी की वजह से कंडक्टिविटी क्या होगी? डाउन। जैसे कि अब पहला हमारे पास है फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने एक सॉल्वेंट भर दिया, मींस वाटर, और हमने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट किसमें कन्वर्ट होगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में। अब आपको ये देखना है कि सॉल्यूशन में कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव आयंस हैं। जितने ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस सॉल्यूशन में होंगे, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। मतलब सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ही तो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के लिए। तो पहला जो फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन होगा, कंडक्टिविटी उतनी क्या होगी? ज्यादा। यानी कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस सॉल्यूशन में ज्यादा होने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी हमेशा क्या होती है? इंक्रीज। अब आप दूसरा फैक्टर देखें, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। दो आयंस के बीच के फोर्स को आप बोलते हैं इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स। अभी आपको बताया कि कंडक्टिविटी जाना कब होगी? आयंस फ्री होंगे और ज्यादा से ज्यादा आयंस हो। माना कि हमारे पास सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। ये पॉजिटिव आयंस है, ये नेगेटिव आयंस है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। इनके अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कपल्ड कर जाएंगे, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और वो कंडक्टिविटी में अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब है कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी उतनी क्या होती जाएगी? कम। क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन मींस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने से कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। और फोर्स क्या होता है? इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो एक तरीके से अट्रैक्शन फोर्स है, उसी को हमने बोला इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स। अब ये हमारे पास दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर हमारे पास है सॉल्वेशन ऑफ आयंस। कभी कभी क्या होता है कि आपने पोलर सॉल्वेंट में कोई पोलर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मालूम चला कि आयंस तो टूट गए थे, लेकिन वो आयंस कहां चले गए? वो कंडक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं दे पा रहे? सॉल्यूशन में आयंस है, लेकिन आयंस गए कहां? तब यह माना जाता है कि शायद उन आयंस का सॉल्वेंट में क्या हो गया? सॉल्वेशन। वो किस तरीके से होता है, इस फैक्टर को थोड़ा अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने एक सॉल्यूशन भर के रखा है, और माना कि हमने उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डाला था वो था NaCl, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट टूट गया और उसको कंडक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, लेकिन हुआ क्या? जैसे ही आपने इसको डाला, वाटर का मॉलिक्यूल पोलर होता है, HO, ये वाटर की कंडीशन है। इसमें H पर होता है पॉजिटिव चार्ज और O पर होता है नेगेटिव। ऐसे माना कि एक वाटर इधर से आ गया, O नेगेटिव, H दोनों पॉजिटिव, एक O नेगेटिव, इनसे जुड़े हुए दोनों H कैसे हो गए हैं? पॉजिटिव। इधर O नेगेटिव और इनसे जुड़े हुए दोनों H क्या हो गए हैं? पॉजिटिव। अब ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो इस बीकर में भरा हुआ है सॉल्वेंट, वो वाटर हमने इस बीकर में भर दिया और हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या डाला? NaCl वाटर में जाके किसमें कन्वर्ट हुआ? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब आप देखिए Na पॉजिटिव, एक्चुअली में Na पॉजिटिव वाटर का जो पोलर मॉलिक्यूल था, Na पॉजिटिव वाटर के नेगेटिव एंड से चारों तरफ से घिर जाएगा। Na पॉजिटिव आयंस था जो कंडक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाता, वो वाटर के O नेगेटिव यानी एक अपोजिट
एंड से, जैसे Na पर पॉजिटिव है और वाटर का नेगेटिव एंड क्या था, O नेगेटिव, उससे चारों तरफ से क्या हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा, घिर जाएगा और Na पॉजिटिव अपना 100% कंट्रीब्यूशन कभी भी कंडक्टिविटी में नहीं देगा। इसका मतलब Na पॉजिटिव का क्या हो गया, सॉल्वेशन। अब आप इसका उल्टा कर लीजिए, यानी H पॉजिटिव इस तरफ है, H इसी में बताना चाह रहा हूं, टाइम अपना कम वेस्ट होगा। दो मॉलिक्यूल में देखिए, वाटर के ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, इनके बीच में क्या फंस गया, इलेक्ट्रोलाइट का यानी NaCl का नेगेटिव पार्ट, जिसका नाम क्या है, क्लोराइड आयन यानी Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव को चारों तरफ से कैप्चर किसने कर लिया, H पॉजिटिव ने, यानी वाटर के पॉजिटिव एंड ने, और Cl नेगेटिव उन्हीं के साथ सॉल्वेशन हो गया उसका, मतलब वो कंडक्टिविटी के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब सॉल्वेशन ऑफ आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू दिए गए पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब सॉल्यूशन में सॉल्यूबल हो जाएं, तब आप उसको बोलेंगे सॉल्वेशन ऑफ आयंस हो गया। ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। तो हमारे पास ये तीसरा फैक्टर था। अब आप देखेंगे फोर्थ नंबर का फैक्टर, जिसको हमने दिया है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यदि विस्कस है, माना कि हमारे पास ये इस बीकर में एक सॉल्वेंट भरा है, वो सॉल्वेंट मैंने M मान लिया, M। आप देखना समझने की कोशिश करें, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करेंगे, उस सॉल्वेंट को हमने क्या मान लिया, M। और M के बीच में बहुत सारे क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। ये सॉल्वेंट के बीच का सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्स है। अब आप देख लीजिए, ये सॉल्वेंट का अट्रैक्शन फोर्स है। अब ऐसे सॉल्वेंट में आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फ्री फ्लो होने की कोशिश करेंगे, तो ये कभी फ्री फ्लो नहीं हो पाएंगे। रीजन क्या है कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स इनको कभी भी फ्री फ्लो नहीं होने देगा, मतलब इनको फ्लो होने से रोकेगा। इसका मतलब है कि यदि विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जितना विस्कस है, जितना गाढ़ा है, जिसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया है, इस कंडीशन में कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। आपने देखा अधिकांश फैक्टर्स में कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज। अब आपके पास फिफ्थ फैक्टर्स जो है वो है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर अकेला एक ऐसा फैक्टर है जो कंडक्टिविटी को हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि आपको मालूम है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज। जैसे अभी हमने देखा M ये सॉल्वेंट के बीच के क्या थे, अट्रैक्शन फोर्स। इसमें बीच में क्या थे, आयंस, माना कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, एक और M बना देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस थे, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का जो अट्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए सबसे पहले पार्टिकल्स यानी जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स टूटेंगे। अट्रैक्शन फोर्स जैसे ही टूटे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फ्री फ्लो बड़ी आसानी के साथ हो पाएंगे। इसका मतलब है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंक्रीज, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्वेंट और जो आपने उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला है यानी सॉल्यूट, दोनों के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो अपनी अपनी प्लेट्स यानी इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड पर आयंस बड़ी आसानी के साथ जल्दी जल्दी पहुंचेंगे, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। तो पांचवा फैक्टर टेम्परेचर था, जिसको इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज। अब आपके पास सिक्स्थ नंबर का जो फैक्टर है वो हमारे पास है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसके पहले वाले वीडियो में आपको हमने इलेक्ट्रोलाइट का नेचर बताया था। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इस फैक्टर के बारे में आप समझ सकते हैं हेडिंग से, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में वो 100% सॉल्वेंट में जाके क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। सॉल्यूशन में बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी को वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वीक,
जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है, NaCl, NaOH, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर में जाते ही यानी सॉल्वेंट में जाते ही अपने आयंस में डिसोसिएट होंगे और कंडक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यदि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एसिटिक एसिड है, NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन इलेक्ट्रोलाइट्स को आप कितने भी डाइल्यूट करके आप इनको सॉल्वेंट में डालें, ये कभी भी अपने आयंस में 100% डिसोसिएट नहीं होंगे। इसका मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हमेशा क्या होगी, हाई, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हमेशा क्या होगी, लो। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन फैक्टर्स विच अफेक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। अब आप इस यूनिट के अगले टॉपिक पर जाइए। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एक कंडक्टिविटी है जिसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को समझने से पहले इसके जस्ट पहले वीडियो को देखेंगे और हमने पढ़ाया था स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में आपको बताया था कि जब आप कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर रख दें तो उस कंडक्टर के थ्रू जो रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको हमने बताया था आपको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी से ही अब आप समझ सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। आपको अभी भी आज भी बताया कि रेसिस्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट। तो अब आप देख लीजिए, conductivity of 1 centimeter cube of an electrolytic solution is called specific conductivity। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी, मतलब उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनके थ्रू जो कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट की जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उनके थ्रू जो कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट की जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो अभी हमने यहां पर पढ़ा फर्स्ट लाइन, कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कापा, एक साइन है यहाँ पे कापा। कापा यानी एक ग्रीक लेटर है, एक ग्रीक लेटर हमारे पास है कापा। कापा का साइन एक बार आप देख लें, फिजिक्स में किसी और से रिप्रेजेंट किया होगा, ग्रीक लेटर कापा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कापा भी बोलते हैं, कई लोग कप्पा बोलते हैं, KAPPA। तो आप देखेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम कापा के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। समझना, कापा, पापा या पापा वगैरह इसको नहीं समझना है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कापा से। हमेशा जब भी इसको बोर्ड पर बच्चों के सामने बैठ कर पढ़ाते थे तो मेरे को याद है कि जब भी हम लिखाते थे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर कापा, तो सारे बच्चे हंस पड़ते थे। आज वही ध्यान आ गई, आज सामने बच्चे तो नहीं है, सामने केवल एक ट्राइपॉड पे मोबाइल लगा हुआ है, तो सोचा कि चलो बच्चों को ये बात बता दें। अब देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर कापा से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। और अभी जस्ट आपको बताया कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो उसकी दूसरी डेफिनेशन आप देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ अ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। एक कंडक्टिविटी एग्जाम में आने के बहुत चांस होते हैं, ये हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो गई। अब आप इसको ऐसे और समझ लीजिए, हमारे पास सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इसमें बीकर में हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर दिया, लेकिन इस सॉल्यूशन में पूरे का नहीं, इसमें केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने इसको इतना मान लिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनके थ्रू जो कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट की जाएगी उसको बोलना है आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को ग्रीक लेटर कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी क्लियर हो गया दूसरी डेफिनेशन में कि रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब आप देखिए, जब वो उसका रेसिप्रोकल है तो बहुत ही आसान है इसका फॉर्मूला बनाना।
कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। रो क्या थी यहाँ पे? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का वो जस्ट अपोजिट है, तो इसको लिखेंगे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, और कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन, लेकिन आपको मालूम है कि रो की वैल्यू हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको निकाल के दिखाई थी। रो इज इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू ए अपॉन एल। तो हमने यहाँ पर रो की पूरी वैल्यू रख दी है। कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो की जगह रख दिया आर इंटू ए अपॉन एल। एल ऊपर जाएगा तो फाइनल इक्वेशन बनेगा कापा इज इक्वल टू एल अपॉन आर इंटू ए। ये हमारे पास पूरा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की इसके बाद आपको आना चाहिए क्या? यूनिट। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट कैसे निकालेंगे? अभी आपने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का पहला जो इक्वेशन था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट अब आपको निकालना है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम ये वाला फॉर्मूला रख लेते हैं। क्या लिखा था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी? किसका? वो रेसिप्रोकल होता है रो का, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो हमने इसको लिखा कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, और रो की यूनिट आपको हमने इसके पहले वीडियो में बताई थी। कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो की यूनिट आपको बताई थी ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक, अब ये ऊपर जाएगा तो फाइनल जो यूनिट हमारे पास आएगी कापा इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इनवर्स आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास स्पेसिफिक यूनिट की, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट है। तो दूसरा क्वेश्चन आज का बहुत ही इंपोर्टेंट आपने देखा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलेंगे, और रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलेंगे। इसको ग्रीक लेटर यानी एक ग्रीक साइन है कापा, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। ये फिजिक्स में किसी और से भी रिप्रेजेंट होगा, लेकिन केमिस्ट्री में आपको कापा से ही इसको रिप्रेजेंट करना है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इसकी यूनिट। तो आज के जो दोनों टॉपिक थे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी और उसके फैक्टर्स, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और उसकी यूनिट, इन दोनों क्वेश्चन को समझ के आज का वीडियो में यहीं तक रखेंगे। अब आपको 11 तारीख या 12 तारीख में जो नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे उसमें आपसे बात करेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। आप भी डायरेक्ट फोन लगा के भी मेरे से बात करें कि किस तरीके से करना है। आज यहीं तक रखिए। थैंक यू।